Hello dear student, I am Kavita Singh, Department of Biotechnology, Penchem Point रीवा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स को पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसे ही ये लॉकडाउन का ड्यूरेशन ख़त्म होगा, हम ऑफलाइन वापस कॉलेज में आपसे इंटरेक्ट करेंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हम अभी इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ही आपके कोर्स को कंप्लीट करवाना चाहते हैं। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिलीवर किया था कि ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, कैसे होती है और कौन कौन से फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऑटो इम्यूनिटी में हमने देखा, अब हम उसके आगे की स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, तो वो क्या होता है कि सिस्टम, जहाँ तक है कि ऑटो इम्यून डिसीज़ जो है वो सिस्टमैटिक और ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। सिस्टमैटिक होती है, ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। तो यह लगभग क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन और डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन एबनॉर्मलिटीज़ को कॉज करने का काम करता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं, अगर हम इसको एग्जाम्पल उदाहरण के लिए समझें, तो हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन होता है किस और सर्कुलेशन होता है इम्यून रिस्पॉन्स का, जो क्या करते हैं कि टिपिकली सिस्टमैटिक डिसीज को प्रोड्यूस करते हैं। और उसके साथ ही क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटीबॉडी और टी सेल एंटीजन के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो ऑटो इम्यूनिटी है वो काम करता है। फिर हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, एज पर इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमको देखना है कि जो ऑटो इम्यून डिसीज़ क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो 4 तरीके के होते हैं। पहला हम देखते हैं कि हेमाटोसाइटोलाइटिक होता है, दूसरा ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, थर्ड वन इज ए सिस्टमैटिक और नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा हीमोसाइटोलाइटिक है, ये किससे है, रिलेटेड टू एनीमिया। जब हमारी बॉडी में ब्लड का काउंट कम होने लगता है, ये डिसीज उससे रिलेटेड होती है। सेकेंड वन इज हम देखते हैं कि ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। सपोज दैट कि हमारा कोई भी बॉडी में ऑर्गन है, उससे स्पेसिफिक जो डिसीज़ होगी तो दैट वो ऑर्गन स्पेसिफिक के अंदर आएगा। फिर यहाँ पर नॉन सिस्टमैटिक और नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक भी है, जिसको हम ऑटो इम्यून के क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यून डिसीज़। फिर हम देखते हैं कि ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यून डिसीज़ कौन सी है। तो यहाँ पर कुछ डिसीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें जो सेल्फ एंटीजन है उनका प्रोडक्शन बताया गया है कि किस तरीके से वो प्रोड्यूस होते हैं। और साथ ही हम वहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स को देखते हैं कि जो बॉडी है, जो हमारा ऑटो इम्यून है, वो पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए किस टाइप की इम्यूनिटी को क्या करेगा, आप तक पहुँचाएगा। तो हम डिसीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो एडिसन डिसीज़ होती है, जिसमें एड्रेनल सेल्स जो होती हैं वो इस मिलके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये क्या इसके अंदर इंक्लूड होगा हमारी ऑटो इम्यून के अंदर। फिर हम देखते हैं कि हीमोलाइटिक एनीमिया है। आपको बताया कि हीमोलाइटिक एनीमिया की, ऐसा एनीमिया हम हीमोलाइटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे ब्लड है, बॉडी में ब्लड है, तो उसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हीम प्रोटीन से। तो हमेशा हमने देखा है कि जो नॉमेनक्लेचर होता है, जनरली साइंस में जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है, नॉमेनक्लेचर होता है। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा बीएससी में, कि आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा और नॉमेनक्लेचर देखा होगा कि वाई वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। हमेशा जो कंटेंट का जो नाम होता है, जो नामकरण किया जाता है, वो तो या तो साइंटिस्ट के नाम पे होता है, या उसके एक्सपेरिमेंट के बेस पे होता है, और या फिर उसका कोई भी ऐसा फंक्शनल पार्ट, ऐसा कुछ जो मेनली स्पेसिफिक होता है, उसके नाम पर उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो हम इसको हीमोलाइटिक एनीमिया बोलेंगे, तो उससे हमको समझ में आता है कि ये किससे रिलेटेड होता है। थर्ड वन हमारा ग्रेव्स डिसीज होती है, एंड फोर्थ वन इज माइकोकार्डियल
इन्फ्रैक्शंस होता है, मस्कुलर इन्फ्रैक्शन हो जाता है, मस्कुलर स्ट्रेचिंग हो जाती है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत सारे डिसीजेज हैं जो बॉडी में होती हैं। तो हमको ये देखना होता है कि ये जो कॉज हो रही है बॉडी में हो रही है तो किसके कारण होती है, ऐसी किस इम्यूनिटी के कारण होती है। अगर हम ऑटो इम्यूनिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि ऑटो इम्यूनिटी क्या कहलाती है। मैंने आपको बताया है कि जो सेल डैमेज होती है वो खुद से ही करती है, वापस अटैक करती है इंटरनल में ही, तो इसलिए बॉडी होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज़ समझा था कि डायबिटीज़ बाय बर्थ नहीं था, लेकिन कैसे हो गया, हमने तो इनबिल्ट नहीं किया है, या हमने कोई ऐसी चीज़, ऐसा पर्टिकुलर कुछ भी नहीं लिया कि हमको डायबिटीज़ हो जाए, हमको थायराइड हो जाए, हमको कोई मस्कुलर इन्फेक्शन हो जाए, हमको एनीमिया हो जाए। किस वजह से हो जाता है, कोई तो पर्टिकुलर रीज़न होता है या वहाँ पर वो चीज़ें इनबिल्टेड होती हैं। तो हम देखते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो एड्रेनल सेल से जब एनीमिया की बात करते हैं तो यहाँ पर आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो सेल्फ एंटीजन का काम करती है। ये भी हमारा किसमें आएगा, ऑटो इम्यूनिटी के अंदर आएगा। फिर हम देखते हैं जब प्रायः थायराइड हमको हो जाता है, थायराइड क्यों हो जाता है, ओवर स्ट्रेस के कारण। जो हमारा थायरॉक्सिन पर्टिकुलर जो हमारे नेक में एक थायरॉक्सिन में सिचुएटेड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पर क्या होता है, थायरॉक्सिन होता है पर्टिकुलर एक टाइप का हार्मोन होता है जो क्या होता है, बॉडी का पीएच लेवल को मेंटेन करता है। और में क्या होता है, जब ये पीएच को मेंटेन करता है तो क्या होता है उससे, और हमारा स्ट्रेस भी कंट्रोल रहता है। लेकिन थायराइड में क्या होता है, थायराइड हमको बाय बर्थ अगर नहीं है तो ये कभी भी हो जाता है। जेनेटिक बैकग्राउंड में ऑटो इम्यूनिटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, अभी मैं फिर भी डिस्कस करती हूँ कि जेनेटिक बैकग्राउंड हम इसलिए बोलते हैं कि इसका जो आधार होता है ये हम कभी कभी हमको ये जेनेटिक भी चीज़ें हो जाती हैं। थायराइड में क्या होता है कि जो ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन का सीक्रेशन होना है या तो लेस अमाउंट में होता है या तो एक्सेस अमाउंट में होता है। तो ये भी दो तरीके से होता है, हाइपोथायराइड भी होता है और हाइपरथायराइड भी होता है। इन दोनों में बॉडी के सिम्टम्स होते हैं, या तो बॉडी क्या करता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है या फिर डिग्रेडेशन होने लगता है और बॉडी बहुत श्रिंक होने लगती है, हमारा वेट जो है कम होने लगता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है वो हमारे हार्ट में होता है, लेकिन ये इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ये ऑटो इम्यूनिटी नहीं, ये ऑटो एंटीबॉडी होता है। ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी के कारण क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम बात करते हैं हमारे मैकेनिज्म की कि कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ टॉलरेंस है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो टॉलरेंस इम्यून सिस्टम होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। अब टॉलरेंस ब्रेक डाउन में क्या होगा, तो हम उस पर देखेंगे। पहला है कि उसमें डिलीशन हो जाएगा और फिर क्या होगा, सप्रेशन होगा। डिलीशन मतलब कोई चीज़ क्या होगी, पर्टिकुलर उस जगह से रिमूव आउट हो जाएगी। सप्रेशन में क्या होगा, चीज़ रहेगी वहाँ पर, सेल्स रहेंगी बट सप्रेस हो जाएंगी, एक्टिव नहीं होगी। पर डिलीशन में क्या होगा कि वहाँ से वो अपनी लोकेशन को चेंज कर देगा। फिर हम बात करते हैं कि रिलीज ऑफ सीक्वेंस एंटीजन, तो जो एंटीजन की सीक्वेंस है वो क्या होती है, रिलीज आउट होती है, रिलीज होती है। फिर हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मिमिक्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर मिमिक्स अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट में वीडियो लेक्चर में आपको डिलीवर करेंगे। आपके कोर्स पे नहीं है बट फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए आई विल प्रोवाइड। फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या इन एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ HLA मैंने आपको बताया कि HLA में क्या होता है कि जिस तरीके से हमको जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, ब्लड का जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो हम मैच करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, पर्टिकुलर उस ब्लड ग्रुप के कैंडिडेट का ही हम ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं। जब हमको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, जब हम किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा HLA है उस HLA का मैच होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम दूसरा देखते हैं कि पॉलीक्लोनल जो B सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। आपको मैंने क्लोनल और पॉलीक्लोनल मोनोक्लोनल दोनों समझाया है और आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। और पॉलीक्लोनल B सेल है वो क्या होती है, वहाँ पर एक्टिवेट होती हैं। और हम देखते हैं कि जो जेनेटिक बैकग्राउंड से आपको मैंने बताया ये, और HLA इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड होता है HLA का, और HLA हेल्प करता है जब हमको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है तो पर्टिकुलर हम उसके मैच करने का काम करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम देखते हैं कि हमारा ऑटो इम्यूनिटी हमने पढ़ा, ऑटो इम्यूनिटी का हमने क्लासिफिकेशन देखा, डिसीज
को रिलेट करके आफ्टर हमने ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को देखा, उसके मैकेनिज्म को पढ़ा। इस तरीके से हम इस रे डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि ऑटोइम्यून स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है और मैकेनिज्म क्या है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा और आप इसको स्टडी करके अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। आपके रिजल्ट से हमारे कॉलेज को एक स्ट्रेंथ मिलती है आपके एजुकेशन से। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इन लेक्चर्स को देखिए, रीड करिए और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, होप यू